बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Our today's lecture is regarding logical reasoning को critical reasoning भी कहते हैं, logical reasoning भी कहते हैं। तो critical reasoning को समझने के लिए कुछ basic aspects ज़रूरी हैं जिनको कि हम स्टडी करेंगे आज इंशाल्लाह। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट डज critical reasoning questions gauge, कि critical reasoning questions जो हैं वो क्या चीज़ assess करते हैं। पहली बात, critical reasoning questions are designed to gauge your ability to think critically and analytically। आपने एनालिसिस करना है एक गिवन सिचुएशन का, उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। और दूसरा, टू रिकग्नाइज रीजनिंग एरर्स एंड अनस्टेटेड असम्पशंस। रीजनिंग में कुछ एरर्स अगर होते हैं तो वो आपके सामने प्रेजेंट कर दिए जाते हैं और रॉन्ग ऑप्शंस उन एरर्स पे मुश्तमिल होती हैं और आपको असम्पशंस भी करनी होती हैं। टू फॉलो एन आर्ग्यूमेंट्स लाइन ऑफ रीजनिंग, कि वो किस तरह से रीजनिंग इवॉल्व हुई है। लाइन ऑफ रीजनिंग मीन्स एवोल्यूशन ऑफ रीजनिंग, कि उसकी रीजनिंग इवॉल्व किस तरह से हुई है। और टू ड्रॉ रीजनेबल इन्फरेंसेस फ्रॉम स्टेटेड प्रेमिसेस। ये प्रेमिसेस क्या होते हैं ये आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस कर रहे होंगे और इन्फरेंसेस को भी डिस्कस कर रहे होंगे। इम्प्लाई एंड इन्फर, इस कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन का, उसमें कुछ प्रेमिसेस होंगे और असम्पशंस होंगी और उनके ऊपर बेस्ड एक कंक्लूजन निकाला जाएगा। उस कंक्लूजन निकालने के बाद फिर एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा और उस क्वेश्चन के नीचे फिर ऑप्शंस होंगी कि कौन सी ऑप्शंस उसको वीकन करती हैं उस कंक्लूजन को, या कौन सी ऑप्शंस उस कंक्लूजन को स्ट्रेंथन करती हैं। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि प्रेमिसेस आर स्टेटेड। प्रेमिसेस सेंटेंसेस में बयान कर दिए गए होंगे, वो बात बोल दी गई होगी, जबकि असम्पशंस आर अनस्टेटेड। असम्पशंस आप लोगों ने खुद अस्यूम करना है, एक गिवन सिचुएशन में से कोई चीज़ डिडक्ट करनी है। क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है और स्ट्रक्चर है, उसकी डायरेक्शंस इस तरह से हैं कि सिलेक्ट द बेस्ट ऑफ द आंसर चॉइसेस गिवन। अब एक एग्जांपल आपके सामने है कि अ स्टडी ऑफ 20 ओवरवेट मैन रिवील्ड। अब ये चीज़ आप जहन में रखें कि ये यहाँ पे प्रेमिसेस हैं और यहाँ पे फिर कंक्लूजन आएगा। तो a study of 20 overweight men revealed that each man experienced significant weight loss after adding slim down। अब ये S कैपिटल है और D भी कैपिटल है। slim down एक प्रॉपर नाउन है। an artificial food supplement to his daily diet for 3 months। अब टाइम भी दिया हुआ है। each man consumed one slim down portion every morning। every morning भी है। after exercising important हो सकता है। and then followed his normal diet for the rest of the day। कि यहाँ से क्लियरली से हमारा कंक्लूजन, यहाँ तक से कंक्लूजन शुरू होता है। क्लियरली anyone who consumes one portion of slim down every day for at least 3 months will lose conclusion and will look and feel his best। अब यहाँ तक premise और conclusion खत्म हो गया। which one of the following is an assumption which the argument depends on। आर्ग्यूमेंट डिपेंड्स ऑन, आर्ग्यूमेंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। आर्ग्यूमेंट ने ये कंक्लूजन निकाला है कि ये जो स्टडी 20 ओवरवेट मैन की हुई, 20 ओवरवेट मैन की हुई, उसने ये कंक्लूजन निकाला है कि जो बंदा स्लिम डाउन पोर्शन यूज करता है एवरी डे, उसको वेट लॉस में हेल्प मिलती है। तो अब हम देखते हैं अल्फा को। द मेन इन द स्टडी विल गेन बैक द वेट इफ दे डिसकंटिन्यू द स्लिम डाउन प्रोग्राम। ये चीज कहीं मेंशन नहीं हुई, किसी जगह पे भी पूरे स्ट्रक्चर में ये चीज मेंशन नहीं हुई। सिर्फ वन वे आर्ग्यूमेंट है कि अगर वो बंदा स्लिम डाउन यूज करेगा तो उसका वेट कम हो जाएगा, लेकिन ये कहीं मेंशन नहीं है कि अगर वो उसको कम नहीं यूज करेगा या उसको डिसकंटिन्यू कर देगा तो वो दोबारा से गेन कर लेगा। ये चीज मेंशन नहीं हुई। जब ये चीज मेंशन नहीं हुई तो फिर ये चीज आर्ग्यूमेंट के डिपेंड होने का सबब नहीं बन सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असम्पशन। Okay, no other dietary supplement will have the same effect on the overweight man। यहाँ पे कहीं ये भी नहीं कहा गया कि ये जो स्लिम डाउन है ये एक्सक्लूसिव है। किसी जगह पे ये बात नहीं हुई कि ये जो स्लिम डाउन है ये मार्केट में वाहिद अवेलेबल ऐसी चीज है कि जो ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, इसलिए ये भी क्रॉस हो गया। The daily exercise regimen was not responsible for the effects noted in the study। ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने यहां जिक्र तो किया है an artificial food supplement to his daily diet for 3 months each man
consumed one slimmed down portion every morning after exercising and then followed his normal diet for the rest of the day. Clearly, anyone who consumes one portion of slimmed down every day for at least 3 months will lose weight and will look and feel the best. अब यहाँ पे आफ्टर एक्सरसाइजिंग का जिक्र जरूर है, डाउन पोर्शन एवरी मॉर्निंग आफ्टर एक्सरसाइजिंग. ये तो उसने कहा है कि एक्सरसाइज के बाद यूज करनी है, लेकिन ये उसने कहीं नहीं कहा कि एक्सरसाइज की वजह से उसने वेट लूज करना है. तो द डेली एक्सरसाइज रेजिमेन वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्ट्स नोटेड इन द स्टडी. द डेली एक्सरसाइज रेजिमेन, ये जो है एक्सरसाइज रेजिमेन, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है. एक्सरसाइज की वजह से उसका वेट लूज नहीं हुआ. तो क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असम्पशन विच द आर्ग्यूमेंट डिपेंड्स ऑन. आर्ग्यूमेंट इस चीज पर डिपेंड कर सकती है, इसलिए इसको हम अभी अपने पास होल्ड कर लेते हैं. Women won't experience similar weight reduction if they adhere to the slim down program for 3 months. क्योंकि a study of 20 overweight men है. अब women को similar weight reduction का experience नहीं होगा. ये बात यहाँ men का word तो मौजूद है, लेकिन उसने कहीं पे भी ये चीज कही नहीं है. यहाँ men human की सेंस में यूज हुआ है, यहाँ कोई उसने एक्सेप्शन बयान नहीं की women की. तो ये भी नहीं है जिसके ऊपर डिपेंड किया जा सके. ओवरवेट मैन विल अचीव ओनली पार्शियल वेट लॉस इफ दे डोंट रिमेन ऑन द स्लिम डाउन प्रोग्राम फॉर अ फुल 3 months. ये पार्शियल वेट लॉस या ये वाली बात, ये भी यहाँ पे पार्शियल की बात ही नहीं मेंशन हुई, 3 months की एक्सक्लूसिवली बात मेंशन हुई है और उसका रिजल्ट मेंशन हुआ है. तो इससे हमें ये पता चला कि एक्सरसाइज यहाँ मेंशन हुई है पैसेज में और इस प्रेमिस में, लेकिन रिजल्ट उसने जो उसका स्लिम होने का रिजल्ट है वो बहरहाल एक्सरसाइज की वजह से नहीं है बल्कि स्लिम डाउन की वजह से. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ईच क्वेश्चन विल रिक्वायर यू टू परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग 6. अब क्रिटिकल रीजनिंग में एक तो ये है कि रिकग्नाइजिंग हाउ टू अंडरमाइन सीरियसली वीकन एन आर्ग्यूमेंट. अब वीकन कौन सी चीज करेगी? रिकग्नाइजिंग हाउ टू अंडरमाइन. आप वीकन या अंडरमाइन एक ही चीज है, तो आपने देखना है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट जो है वो आपकी बात को वीकन कर रहा है. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट सीरियसली वीकन द आर्ग्यूमेंट अबव. इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फिर रिकग्नाइजिंग हाउ टू सपोर्ट स्ट्रेंथन एन आर्ग्यूमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड प्रोवाइड मोस्ट सपोर्ट फॉर द कंक्लूजन ऑफ द आर्ग्यूमेंट अबव. मंदरजा झैल में से कौन सा अगर सच हो तो वो मोस्ट सपोर्ट देगा. तो ये इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि द foregoing argument depends on which of the following, या which of the following strengthens. सपोर्ट या strengthen का वर्ड भी इसके लिए यूज हो सकता है. और फिर drawing an inference from a series of stated premises. If all of the statements above are true, which of the following is most strongly supported by them. उसके बाद जी स्टेप मेथड फॉर क्रिटिकल रीजनिंग. हमने एक आपके लिए 4 स्टेप मेथड बनाया है कि जिसके जरिए आप इसको एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं. प्रिव्यू द क्वेश्चन स्टेम. क्वेश्चन स्टेम यानी कि जो आपके प्रेमिस है और जो कंक्लूजन है उसको आप प्रिव्यू कर लें. रीड द स्टिमुलस आर्ग्यूमेंट या पैसेज, यानी वो पहले प्रिव्यू करें फिर उसको पढ़ें. एंड ट्राई टू प्रीफ्रेज एन आंसर. अब आप अपना आंसर जो है, जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपका जो आंसर है उसको प्रीफ्रेज कर लें, यानी जो ऑप्शंस हैं उनको देखे बगैर एक दफा आप देख लें कि आप आंसर दे सकते हैं कि नहीं. एंड देन यू चूज एन आंसर. अच्छा जी, प्रिव्यूइंग द क्वेश्चन स्टेम. इससे है प्रिव्यूइंग द क्वेश्चन स्टेम फर्स्ट डेवलप्स योर फोकस ऑन द स्टिमुलस. यानी जब आप प्रिव्यू करते हैं, आप जो स्टिमुलस आपको दिया गया है जो कि प्रेमिस के अंदर ही है उस पर आपका फोकस होता है. द क्वेश्चन कंटेन्स इंपॉर्टेंट क्लूज अबाउट व्हाट टू लुक फॉर इन द पैसेज एज यू रीड. और पैसेज से मुराद यहाँ पे आपकी रीजनिंग का जो स्टिमुलस है, रीजनिंग का जो प्रेमिस है. उसके बाद रीडिंग द स्टिमुलस, इसमें आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी ये आइडिया से मुराद फैक्ट्स एंड फिगर्स है. इन क्रिटिकल रीजनिंग अ स्टिमुलस इज एनी पीस ऑफ टेक्स्ट वेयर द ऑथर पुट्स फॉर्थ अ सेट ऑफ आइडियाज एंड और पॉइंट ऑफ व्यू एंड अटेम्प्ट्स टू सपोर्ट इट. वेदर यू विल चूज राइट और रॉन्ग आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ यू रीड द स्टिमुलस. While reading the stimulus, you should be able to understand the structure of an argument, कि वो इवॉल्व कैसे हुआ है. स्ट्रक्चर से मुराद है इवॉल्व कैसे हुआ है, एवोल्यूशन, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया. और उसके बाद पैराफ्रेज द ऑथर्स पॉइंट. ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको आप अपने अल्फाज में अपने जहन में ला सकते हैं.
जज द आर्ग्यूमेंट्स परसुएसिवनेस, कि आर्ग्यूमेंट की परसुएसिवनेस जो है वो कंप्लीटली लॉजिकल है या उसमें कोई फ्लॉ है, एंड कीप द स्कोप ऑफ द आर्ग्यूमेंट इन माइंड। अच्छा जी, देखिए क्रिटिकल रीजनिंग में अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, जब आप एक आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें आपको अंडरस्टैंड करने के लिए फॉलोइंग पॉइंट्स हैं। देर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। द कंक्लूजन, कंक्लूजन पहले हमने लिख दिया है, लेकिन ये बेसिकली इस तरह से है कि सबसे पहले 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये इस तरह से हैं। अब आप देखिए द असम्पशन, दीज आर द अनस्टेटेड आइडियाज और एविडेंसेस विदाउट विच द एंटायर कंक्लूजन माइट बी इनवैलिड। द प्रेमिस, एविडेंस, ये बेसिकली आपकी स्टेटमेंट्स होंगी जिनमें वो बात बयान की गई होगी जिसके ऊपर बेस्ड कंक्लूजन है। द प्रेमिस और एविडेंस, दीज आर द पीसेस ऑफ एविडेंस द ऑथर्स या ऑथर गिव्स टू सपोर्ट द कंक्लूजन। और उसके बाद कंक्लूजन है। द कंक्लूजन, द पॉइंट द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्विंस अस ऑफ। अ कंक्लूजन इज अ स्टेटमेंट दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, अ स्टेटमेंट दैट नीड्स टू बी सपोर्टेड बाय प्रेमिसेस। एग्जांपल्स हैं जी, A fuel tank of my car is full. The fuel tank of my car is full. देखिए अंडरलाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किन वर्ड्स को आपने अंडरलाइन करना है उससे बहुत फर्क पड़ता है। Therefore my car will start. अब therefore इधर premise है और ये conclusion है। The only reason my car might not start is lack of fuel. अगर तो हम इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं और इसको एक्सक्लूसिवली इस पे बिलीव करते हैं तो हमारे पास द ओनली रीजन माई कार माइट नॉट स्टार्ट इज लैक ऑफ फ्यूल, क्योंकि माई कार विल स्टार्ट इफ द फ्यूल टैंक ऑफ माई कार इज फुल। अब हम देखते हैं द टैंक बीइंग फुल इज एसेंशियल फॉर माई कार टू स्टार्ट। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, एडवर्ड हैज लेस देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस सो। जिस तरह से यहाँ पे देयरफॉर था, यहाँ पे सो है। देयरफॉर भी कंक्लूजन स्टार्टर है और सो भी कंक्लूजन स्टार्टर है, तो ये भी प्रेमिस है और ये भी कंक्लूजन है। एडवर्ड इज नॉट क्वालिफाइड, एडवर्ड हैज लेस देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, सो एडवर्ड इज नॉट क्वालिफाइड। ओनली पीपल विद एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस आर क्वालिफाइड। तो ये प्रेमिस, ये कंक्लूजन, ये प्रेमिस, ये कंक्लूजन। थर्ड एग्जांपल, द कमिटी डिडंट अनाउंस इट्स चॉइस बाय 3 o'clock, देयरफॉर रिज डिडंट गेट द जॉब। 3 बजे तक अगर अनाउंस होता तो रिज ने जॉब लेनी थी, रिज को जॉब मिलनी थी। रिज गेट्स द जॉब ओनली इफ द अनाउंसमेंट इज मेड बाय 3 o'clock। ओके, सो अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। इन द पास्ट 10 years एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज फॉर द मैगजीन ट्रू इन्वेस्टर हैव फॉलन बाय 30%। एडवर्टाइजिंग revenues have fallen by 30%. Then the magazine has failed to attract new subscribers. Failed to attract new subscribers. And newsstand sales are down to an all-time low. Thus, sweeping editorial changes will be necessary. अब जैसे पीछे therefore and so conclusion markers थे, therefore and so conclusion markers थे, यहाँ पे 10 conclusion marker है। Sweeping editorials will be necessary. Sweeping editorials लिखने पड़ेंगे अगर हमने if the magazine is to survive। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे जो बात हुई है उसको किसी तरीके से 10 ने आगे उसका सोल्यूशन निकाला है। एडिटोरियल चेंजेस अलोन विल बी इनफ, इसका मतलब ये हुआ कि एडिटोरियल चेंजेस अलोन विल बी इनफ टू रिस्टोर द मैगजीन्स फाइनेंशियल हेल्थ। वी मस्ट reduce the amount, ये next example, we must reduce the amount of money we spend on space exploration. Must reduce the amount of money spent, must reduce what we spend on space exploration. Right now the enemy is launching a massive military build-up कर रहा है enemy, और and we need additional money to purchase military equipment. इसका मतलब ये कि स्पेस पे तवज्जो, स्पेस एक्सप्लोरेशन पे कम और मिलिट्री परचेजेस पे, मिलिट्री इक्विपमेंट के परचेजेस पे तवज्जो ज्यादा होनी चाहिए टू मैच द एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन द एनिमी स्ट्रेंथ। अब इसका जो रिफ्रेजिंग है वो ये है कि राइट नाउ स्पेंडिंग मनी टू परचेज मिलिट्री इक्विपमेंट to match the anticipated increase in the enemy strength is more important than spending on space exploration because space में तो enemy नहीं है। तो ये paraphrasing की और rephrasing की कुछ examples थी। आगे देखिए, an argument may contain other information as well, but finding and identifying these parts are important because without doing so you cannot evaluate the argument.
For example, you cannot find out the fallacies or weaknesses in the line of reasoning. The conclusion of an argument can be located either at the beginning or at the end of an argument. Mostly ये होता है क्योंकि वो generalized statements होती हैं beginning और end में, तो the conclusion of an argument may be in the beginning of an end or an end. Most arguments follow one or two common structures. या तो ये दो most possible structures हैं, या तो premise फिर premise और फिर कंक्लूजन होता है, या कंक्लूजन premise और premise होता है, या कंक्लूजन बिल्कुल बिगिनिंग में होता है, या कंक्लूजन बिल्कुल एंड में होता है. अब हम देखते हैं यूज स्ट्रक्चरल सिग्नल्स व्हेन अटेम्प्टिंग टू आइसोलेट premises and conclusions. Words like the following signals that a conclusion is about to be made. ये जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया therefore, so और hence, इसी तरह से ये therefore, hence, thus, so, consequently, implies, indicates that, ये words हैं. Following words signal the evidence is about to be given to support a conclusion, therefore, because, since, for, in view, given that. उसके बाद जी paraphrasing the author's point. To paraphrase means to restate the author's idea in your own words. If you mentally translate the verbiage into simpler language, the argument is more meaningful and manageable because the author says pretty simple things in complex ways. Authors की बात शायद इतनी मुश्किल ना हो, लेकिन the manner in which the author is saying that thing may be quite complex. So if you paraphrase and if you rephrase the thing, whatever the author has said in a complex language, अगर आप उसको अपनी simple language में put कर लेंगे, so you are in a position to understand it better. Often by the time you begin reading through the answer choices, you run the risk of losing sight of the gist of the stimulus. So paraphrasing the argument will not only help you get the author's point, it will also help you hold on to it until you have found the correct answer. इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे द ब्रुकडेल पब्लिक लाइब्रेरी विल रिक्वायर एक्सटेंसिव फिजिकल रिहेबिलिटेशन to meet the new building codes passed by the town council. अब the Brookdale Public Library will require extensive physical rehabilitation. लाइब्रेरी को ये ज़रूरत है to meet the new building codes हैं उसको मीट करने के लिए, passed by the town council. For one thing, the electrical system is inadequate. तो एक चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसने बयान कर दी है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, causing the lights to flicker periodically. Furthermore, there are too few emergency exits. दूसरी बात, emergency exits बहुत कम है, few emergency exits हैं, क्योंकि वो बात कर रहा है रिहेबिलिटेशन की, तो उसने उसमें दो चीजें सजेस्ट की हैं, and even those are poorly marked and sometimes locked. So if a building has inadequate electrical system and few poorly marked or locked emergency exits, it requires physical rehabilitation. ये उसी की rephrasing है to meet new codes passed by the town. The Brookdale Public Library is such a library, therefore the library needs fixing up to meet new building codes. ये उसको एक rephrasing हमने कर ली. Keeping the scope of the argument in mind, scope is the range of one's perceptions. कि वो जो आर्ग्यूमेंट है वो टोटल कितनी बात को कवर कर रही है. थॉट एंड एक्शन. मोस्ट ऑफ द रॉन्ग चॉइसेस ऑन क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शंस आर रॉन्ग बिकॉज दे आर आउट ऑफ स्कोप. आउट ऑफ स्कोप का मतलब है, आउट ऑफ स्कोप के दो मतलब हैं, या तो टू लिमिटेड के जो स्कोप है उससे बहुत, ये बिल्कुल उसके अंदर है और पूरे स्कोप को, पूरी पेरिफेरी को वो कवर नहीं कर रहे, या टू ब्रॉड, या टू लिमिटेड है या टू ब्रॉड है. ओके, देखिए, चॉइस इज बीइंग आउट ऑफ स्कोप मींस दैट इट कंटेन्स एलिमेंट्स दैट डोंट मैच द ऑथर्स आइडियाज और दैट गो बियॉन्ड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट. टू नैरो और टू ब्रॉड, यही बात जो कि ऊपर मैंने की, मैंने लिमिटेड कह दिया नैरो को. फॉर आर्ग्यूमेंट्स दैट आर मॉडरेट इन टोन, करेक्ट आंसर्स आर मोर क्वालिफाइड and contain such words as usually, sometimes or probably. For arguments that are sweeping in tone, correct answers are less qualified and contain such words as all, always, never and none. अब इसमें देखें कि या तो जो आपके arguments हैं वो too broad हैं या too limited हैं, तो वो आपके out of scope हैं या scope के मुताबिक नहीं है. Once again, consider the following question based on the example of the Brookdale Library. The author's argument depends on which of the following assumptions about the new building codes. Having thought about the stimulus,
you might have immediately come up with an answer that the argument is based on the assumption that the new building codes apply to existing buildings as well as to the new buildings. ये बात आप सोच सकते हैं जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे. After all, the library will have to be rehabilitated to meet the new codes. Clearly, the assumption is the new building codes apply to existing buildings. तो ये आपकी assumption है, आप इसको सोच रहे हैं. अब जब आप देखते हैं कि आंसर को किस तरह से चूज करना है, तो हैविंग प्री-फ्रेज द आंसर, यू शुड स्किम द चॉइसेस फॉर समथिंग दैट साउंड्स लाइक व्हाट यू हैव इन माइंड, जो चीज आप ऑलरेडी आपके माइंड में है. इफ यू फाइंड वन सच आइडिया दैट मिरर्स योर, जो आपके आइडिया से मैच करता है, ट्रीट द अदर्स विद डिसडेन, फिर आप दूसरों को थोड़ा सा रूल आउट कर दें. इफ यू कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग, रीड एंड इवेल्युएट ईच चॉइस, throwing out the ones that are outside the scope of the argument. जैसे कि पहले बात हुई, अगर तो आपका माइंड पहले बनता है बिगिनिंग में, तो फिर तो आप उसको बाकी ऑप्शंस को रूल आउट कर सकते हैं. लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल हैं सारी ऑप्शंस के बारे में, तो फिर आप उनको जो आउट ऑफ स्कोप हैं उनको आप खत्म करेंगे. इफ यू आर एबल टू सेटल ऑन एन आंसर, you may wish to briefly double check the question stems to make sure that you are indeed answering the question that was asked. Okay जी, cracking the common types of the critical reading questions. Following are the most common types of questions which usually crop different tests. Assumption questions हैं, strengthen the argument questions हैं, weaken the argument questions हैं, और inference questions हैं. ये assumption questions के बारे में कुछ material है. अच्छा जी, many people believe that gold and platinum are the most वैल्यूएबल कमोडिटीज. अब आप देखें कि उसने सिर्फ ये कहा है कि बिलीव, उसने ये नहीं कहा कि वो वाकई हैं, लेकिन उसने सिर्फ ये कहा है मैनी पीपल बिलीव दैट गोल्ड एंड प्लैटिनम आर द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटीज. टू द ट्रू एंटरप्रेन्योर, हाउएवर. अब हाउएवर जो है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि हाउएवर हमेशा कंट्रास्ट को डिटरमिन करता है. हाउएवर हमेशा ये बताता है कि पीछे जो बात हुई है अगली बात उससे डिफरेंट होने वाली है, पीछे जो बात हुई है. अच्छा, हाउएवर the gold and platinum are less valuable than opportunities that can enable him to further enrich himself. Therefore, in the world of high financial information is the most valuable commodity. तो उसने यहाँ पे पहले गोल्ड एंड प्लैटिनम की बात करके उसके बाद उसने कह दिया that can enable him to further enrich himself. तो therefore, in the world of high finance, information is the most valuable commodity. यानी जो information है वो सबसे valuable commodity है. The author of the passage above makes which of the following assumptions. तो फिर assumption का क्वेश्चन है, और हम इसको अगर रिकेपिचुलेट कर दें, उसने कहा कि बहुत से लोग ये बिलीव तो करते हैं कि गोल्ड और प्लैटिनम सबसे वैल्यूएबल हैं, लेकिन हाउएवर लेकिन इंफॉर्मेशन सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी है. अब देखिए, द ऑथर ऑफ द पैसेज अबव मेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशंस. अल्फा, गोल्ड एंड प्लैटिनम आर नॉट द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटीज. ये हो सकता है क्योंकि उसने हाउएवर कह के उसके अगेंस्ट उसने इंफॉर्मेशन दी है. एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट लाइक मोस्ट पीपल. ओके, अब एंटरप्रेन्योर मैनी पीपल था यहाँ पे, और हाउएवर के बाद गोल्ड एंड प्लैटिनम आर लेस वैल्यूएबल देन अपॉर्चुनिटीज that can enable him to further enrich himself. Therefore, in the world of high financial information, finance information is the most valuable commodity. और to the true entrepreneur, however, तो ट्रू एंटरप्रेन्योर की फीलिंग मैनी पीपल से डिफरेंट है. तो द बीटा जो है, एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट लाइक मोस्ट पीपल, ये भी हमारा आंसर हो सकता है. उसके बाद द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन इज इनकैलकुलेबली हाई, ये भी हो सकता है. उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इज एक्यूरेट एंड विल लीड टू इंक्रीज्ड वेल्थ. इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ये भी हमारा आंसर हो सकता है. लेकिन अब ये यहाँ से हमें एक रिजल्ट पता चलेगा कि ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं बातें ठीक हैं, लेकिन हम कहीं पे क्वेश्चन के साथ इसको टैली नहीं कर पा रहे हैं. ईटा को भी देख लें, ओनली एंटरप्रेन्योर्स फील दैट इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी. ये भी बात यानी फैक्चुअली ठीक है, लेकिन अब हमने क्वेश्चन को दोबारा देखना है. द ऑथर ऑफ द पैसेज अबव मेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशंस. जो बात यहां नहीं डायरेक्टली नहीं हुई, अस्यूम वो कौन सी बात कर रहा है. देखिए, गोल्ड एंड प्लैटिनम आर नॉट द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटीज. कमोडिटीज में तो वो वैल्यूएबल होती हैं, ठीक है, तो ये असम्पशन नहीं है, ये तो उसकी स्टेटमेंट का हिस्सा है कि मैनी पीपल बिलीव दैट गोल्ड एंड प्लैटिनम आर द मोस्ट वैल्यूएबल. ओके, और एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट लाइक मोस्ट पीपल, ये उसने बता दिया
कि ट्रू एंटरप्रेन्योर्स हाउएवर जो है वो उससे डिफरेंशिएट करते हैं। फिर उसने कहा द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन इज इनकैलकुलेबली हाई। अब ये जो इंफॉर्मेशन की वैल्यू है वो इतनी हाई है कि वो उन कमोडिटीज से ज्यादा, देयरफॉर इन द, ये जो देयरफॉर है ये कंक्लूजन निकाल रहा है, इन द वर्ल्ड ऑफ हाई फाइनेंस इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी। अब उसने जब उसका कंक्लूजन निकाल ही दिया कि मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी है, तो फिर नेक्स्ट देखें, इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इज एक्यूरेट एंड विल लीड टू इंक्रीज्ड वेल्थ। अपॉर्चुनिटीज इन इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इज एक्यूरेट, ये चीज यहां से सबसे पहले क्रॉस होगी, क्योंकि ये चीज पैसेज में मेंशन ही नहीं हुई और पैसेज में फैक्चुअली भी ये चीज मौजूद नहीं है कि वो एक्यूरेट ही होगी। अगर एक्यूरेट होगी तो वो फायदा देगी, अगर एक्यूरेट नहीं होगी तो वो फायदा नहीं देगी। ओनली एंटरप्रेन्योर्स फील दैट इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी। तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ओनली एंटरप्रेन्योर फील दैट इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल। अब यहां एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड दो चीजें थी, एक ईटा था और आर नॉट लाइक मोस्ट पीपल। ये ज्यादा जनरल है और ये स्पेसिफिक है, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है जी स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट क्वेश्चंस। इफ अ क्वेश्चन आस्क्स यू टू स्ट्रेंथन एन आर्गुमेंट, इट इज सेइंग दैट द आर्गुमेंट कैन बी स्ट्रेंथन्ड। इन अदर वर्ड्स, again you are going to be dealing with an argument that has a gap in its logic। जब एग्जामिनर ये आपको कहता है कि strengthen the argument करें, इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर खुद ही आपको ये बात बता रहा है, सर्टेनली उसमें कोई ना कोई गैप मौजूद है। अच्छा जी देखिए, like assumption questions, strengthen the argument questions are really asking you to find this gap and then fix it with the additional information। अब here are some guidelines for spotting strengthen the argument statements among the other choices। The correct answer will strengthen the argument with new information। जो बात पैसेज में ऑलरेडी मौजूद है वो स्ट्रेंथन नहीं करेगी। If you see an answer choice that comes straight from the passage, it's wrong। अगर वो पैसेज में से ही आ रहा है तो वो आंसर नहीं है। ओके, उसके बाद the new information you're looking for will support the conclusion of the passage। Find the conclusion in the passage। The new information you are looking for will support the conclusion। वो जो न्यू इन्फॉर्मेशन होगी वो किस चीज को सपोर्ट करेगी? वो कंक्लूजन को सपोर्ट करेगी। हाउ टू रिकग्नाइज स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट क्वेश्चंस। अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है? या तो वो मोस्ट स्ट्रेंथन या मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट के वर्ड्स उसमें मौजूद होंगे। अच्छा जी, एग्जाम्पल देखिए, इट हैज रिसेंटली बिन प्रपोज्ड दैट वी अडॉप्ट एन ऑल वॉलंटियर आर्मी। It has recently been proposed that we adopt an all-volunteer army. This policy was tried on a limited basis several years ago. Was tried several years ago and was a miserable failure। अब ये पॉलिसी पहले ट्राई की गई थी और ये फेलियर रही थी कि ऑल वॉलंटियर आर्मी ली जाए। The level of education of the volunteers was unacceptably low, while levels of drug use and crime soared among army personnel। जब ये ऑल वॉलंटियर आर्मी ली गई तो उसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हुए थे, क्राइम वगैरह और ड्रग यूज वगैरह हो गए थे। कैन वी ट्रस्ट आवर नेशनल डिफेंस टू अ वॉलंटियर आर्मी? द आंसर इज क्लियरली नो। अब इसने यहां कह दिया कि इसने कंक्लूजन जो निकाल दिया वो ये है कि हम ऑल वॉलंटियर आर्मी नहीं ले सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ ट्रू मोस्ट स्ट्रेंथन द ऑथर्स क्लेम। अब मोस्ट स्ट्रेंथन द ऑथर्स क्लेम, कोई नई बात वो करेगा जो ऑथर के इस क्लेम को कि द आंसर इज क्लियरली नो, कि क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं? कैन वी ट्रस्ट आवर नेशनल डिफेंस टू अ वॉलंटियर आर्मी? नहीं। ओके, तो अब कौन सी चीज उसको स्ट्रेंथन करेगी इसकी इस बात को कि हम नहीं कर सकते? द अल्फा द जनरल लेवल ऑफ एजुकेशन हैज रिजन सिंस द फर्स्ट टाइम एन ऑल वॉलंटियर आर्मी वॉज ट्राइड। ये इधर से ही गलत हो जाएगा क्योंकि जनरल लेवल ऑफ एजुकेशन से ये कहीं पे भी पैसेज में नहीं बयान किया गया कि अगर एजुकेशन बढ़ेगी तो वो लोग ड्रग्स यूज नहीं करेंगे या क्राइम नहीं करेंगे। दोबारा हम पढ़ के देख लेते हैं। द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ द वॉलंटियर्स वॉज अनएक्सेप्टेबली लो। वहां लेवल ऑफ एजुकेशन लो था, while levels of drug use and crime soared among army personnel। ये तो रिजल्ट्स में शामिल है। उसके बाद द प्रपोजल वॉज मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सिटीजन्स फॉर पीस। इसका सिटीजन्स फॉर पीस हो या जो भी हो, प्रपोजल जिसने भी बनाई हो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। द फर्स्ट
attempt to create a volunteer army was carried out according to the same plan now under proposal and under the same condition। अगर सेम कंडीशंस हैं फिर तो वाकई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले नतीजा निकला वही अब निकलेगा, तो इसलिए हम बिल्कुल नहीं ट्रस्ट कर सकते, ये तो बिल्कुल अगेंस्ट है। उसके बाद वॉलंटियर आर्मी वुड बी लेस एक्सपेंसिव देन द आर्मी दैट रिलाइज ऑन द ड्राफ्ट। एक्सपेंसेस की बात ही नहीं हो रही, ये बात हो ही नहीं रही। स्पेंड करने से कोई चीज़ ज़्यादा बेहतर हो सकती है या कम स्पेंड करने से बेहतर हो सकती है। और क्या अगर वॉलंटियर्स पे ज़्यादा स्पेंड किया जाएगा तो क्या वो फिर क्राइम और ड्रग यूज़ नहीं करेंगे। द साइज ऑफ द आर्मी नीडेड टुडे इज स्मॉलर देन दैट नीडेड व्हेन अ वॉलंटियर आर्मी वाज फर्स्ट राइट। तो ये भी आंसर नहीं है। अब हमारे पास एक ही, जिसको कि हमने थोड़ा जनरल समझ के क्रॉस कर दिया था, वही चीज़ हमारा आंसर है। और वो ये है कि जब हमने देखा कि ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल नहीं हैं, तो द जनरल लेवल ऑफ एजुकेशन हैज रिजन। तो यहां पे अब हम ये देखते हैं, इसको हम खत्म कर देंगे। ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमने ये देख लिया कि बाकी कोई चॉइसेस हमारा आंसर नहीं है, तो हम इसी जगह पे जाएंगे जहां रीजन बताई गई है, द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ द वॉलंटियर्स वाज अनएक्सेप्टेबली लो। तो द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ द वॉलंटियर्स वाज अनएक्सेप्टेबली लो एट दैट टाइम, इसलिए लेवल्स ऑफ ड्रग यूज एंड क्राइम सोर्ड। नेक्स्ट, अब ये देखें, थोड़ी इसकी वजाहत है। द ऑथर बेसिस हिज कंक्लूजन ऑन द रिजल्ट्स ऑफ वन प्रीवियस एक्सपीरियंस। In effect, he says the idea didn't work then, so it won't work now. This is the potential flaw in the argument. If you didn't spot the argument by analogy, don't worry, you would probably have seen it when you started attacking the answer. This option removes one of the author's objection to the volunteers army, so it weakens the argument. Absolutely, बीटा जो है वो absolutely irrelevant है, जैसे मैंने आपको पहले कहा। और चार्ली में the answer choice provides new information that suggests that two situations are analogous. It makes a case for volunteer army. तो ये तो इस तरह से weaken the argument वाला जो क्वेश्चन है, अब हम उसकी तरफ जाते हैं। If a question asks you to weaken an argument, it implies that the argument can be weakened. In other words, once again you're going to be dealing with unstated premises and a logical gap. Like assumptions, questions and strength the argument questions weaken the argument questions really ask you to find a hole in the argument. This time, however, you don't need to fix the hole, all you have to do is expose it.